अब चूँकि हमने इंटीग्रल को लिख लिया है इस फॉर्म में, यानी कि ये इसकी कोई इंटीग्रल फॉर्म आ गई है। अब हम बात कर लगे हैं डिफरेंशियल फॉर्म की। ओके, तो डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि हम 3D कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, एक्स एक्सिस है हमारे पास, वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। इसमें हम कंडक्टर लेते हैं और उस जो कंडक्टर है उस कंडक्टर यानी कि हमने जो कंडक्टर लिया है उसकी जो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास अलोंग दी वाई एक्सिस है। ओके, ये हमारे पास कंडक्टर है। इस कंडक्टर की जो करंट डेंसिटी होगी वो हमारे पास अलोंग दी वाई एक्सिस होगी, और इस कंडक्टर की वजह से जो एरिया इसके अंदर ये हमारे पास जो एरिया होगा ये यहाँ से लेकर ये एरिया हो, इसको हम एरिया एस से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ देखें कि जो एस और जे की जो डायरेक्शन होगी, यानी कि जो हमारे पास करंट डेंसिटी की और जो हमारे पास इस सरफेस की जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, एंगल जीरो होगा, पैरेलल होगा। ओके, ये याद रखिएगा इधर। अब डिफरेंशियल फॉर्म एम्पेयर लॉ है वो हम यूज़ करते हैं कि ये देखें लेट करंट डेंसिटी जे, करंट डेंसिटी को हम जे से शो कर रहे हैं। ओके, पॉइंट्स इन दी वाइड डायरेक्शन, यानी कि हमारे पास ये वाइड डायरेक्शन में है, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर की जो करंट डेंसिटी है जिसको हम जे से शो कर रहे हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है। एज पर अबव लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ ईच अराउंड अ रेक्टेंगुलर, यानी कि जिस तरह हम अम्पेयर लॉ है, ये देखें ये अम्पेयर लॉ ये क्या शो कर रहा है, ये अम्पेयर लॉ ये शो कर रहा है कि जो हमारे पास किसी सर्कल में किसी सरफेस में जो कि क्लोज होना चाहिए उस का जो एम्पियर होता है, डॉट एम्पियर यानी कि इंटीग्रल जो एम्पियर होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट और मल्टीपल किसके हो रहा है, उसमें जो मौजूद करंट होता है उसके इक्वल होता है। तो यही हिसाब इधर है कि ये देखें कि जो इंक्लोजिंग करंट इंक्लोज जो करंट होता है उसके इक्वल होता है। ओके, इन दिस केस करंट यानी कि जो आई है इंक्लोज बाय पाथ इज गिवन बाय इंटीग्रल नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ जे, यानी कि जिस तरह मैंने पहले बताया ओवर द सरफेस एस इज गिवन बाय द इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ जे। क्या किया है, सिंपल जो मेरे पास आई है उसकी वैल्यू को हमने इसके इक्वल लिख लिया है, जे और ये डी एस, यानी कि सपोज कर लेते हैं जो मेरे पास ये टोटल एस सरफेस है, एस है, तो इसको हम स्मॉल पैचेज में डिवाइड करेंगे तो डी एस होगा, जो डी एस होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो जे के पैरेलल होगी। यानी कि अब पैरेलल हो, इधर इधर कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि इधर तो परपेंडिकुलर लिखा हुआ है कि नॉर्मल लिखा हुआ है। तो अगर इसको हम वीडियो के फॉर्म में देखते तो ईजी समझ आना था कि जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे चूँकि वो हम डायरेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो पैरेलल ही होगी। ओके, ओवर द सरफेस। अब करंट को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, जे क्या है करंट डेंसिटी है, डी एस क्या है स्मॉल पैच है, इसको हमने स्मॉल पैचेज में अगर हम डिवाइड करें तो इसको हम डी एस कह सकते हैं, डी एस डी एस कह सकते हैं। और ये मेरे पास एस इंटीग्रल फॉर्म में हम नीचे ऐसे लिख दिए हैं कि ओवर द सरफेस है हमारे पास। तो जो मेरे पास ये फॉर्म है इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके हो गया। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 है, तो इक्वेशन नंबर 5 से हमने क्या निकाला है, ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसके इक्वल लिख सकते हैं। यानी कि सिंपल क्या किया है, एज की जो मेरे पास वैल्यू उसको हमने पुट कर दिया, एज की वैल्यू ये है हमारे पास, इस वैल्यू को हमने इधर पुट कर दिया तो मेरे पास ये बन गई इक्वेशन। ओके, तो अब जो मेरे पास ये ऊपर वाली अब इक्वेशन बनी है इसमें देखें कि क्या किया हमने, सिंपल जो म्यू नॉट है उसको हमने उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया है तो मेरे पास इक्वेशन ए बन चुकी है, 6a बन चुकी है। ओके, अब इक्वेशन 6a से हम बी में किस तरह जाएगी, स्टोक्स थ्योरम, यानी कि जो मेरे पास 6a है ये लाइन इंटीग्रल के लिए है, किसके लिए है, लाइन इंटीग्रल के लिए है। जब हम स्टोक्स थ्योरम यूज़ करते हैं, ये हमने जब फर्स्ट सेमेस्टर में हमने मैकेनिक्स स्टडी की तो उसमें हमने स्टोक्स थ्योरम को भी स्टडी किया था, बल्कि जब हम 5th सेमेस्टर में MMP1 को स्टडी करते हैं मैथमेटिकल मैट्रिक्स फॉर फिजिक्स तो उसमें भी हम स्टोक्स थ्योरम को स्टडी करते हैं। तो स्टोक्स थ्योरम का जो एक्चुअली मकसद तो होता है वो क्या होता है कि लाइन को सरफेस में चेंज करना और सरफेस को लाइन में इंटीग्रेट करना, ये इसका बेसिक पर्पस है स्टोक्स थ्योरम का। ओके, अब ये फार्मूला है, ये लाइन इंटीग्रल है और ये मेरे पास सरफेस इंटीग्रल है। अब 6a जो मेरे पास इक्वेशन है इसको हम 6b में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ओके, यानी कि इसको हमने इसमें फॉर्म में लिख दिया है। ओके, अब कंपेयर इक्वेशन 6a एंड 6b वी हैव, इस 6a और 6b को जब हम कंपेयर करेंगे किस तरह कि ये देखें कि जो हमारे पास
दोनों लेफ्ट साइड इक्वल है तो इसको हम दोनों राइट हैंड से इक्वल लिख सकते हैं। जब राइट हैंड साइड हम एक दूसरे की इक्वल लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, उधर भी इंटीग्रल है, इधर भी इंटीग्रल है, इधर भी इंटीग्रल है, तो इधर भी डी एस ये डी एस कैंसिल आउट हो जाएंगे। या इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं, हम डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये कर्ल आ जाएगा, यानी कि डेल क्रॉस बी। यानी कि अब जो मेरे पास कहा गया डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एम्पेयर लॉ आ चुका है। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 7 है, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ। इस इक्वेशन नंबर 7 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं।